बहुत समय पहले एक गांव में एक साहूकार दंपति रहा करते थे। यूं तो उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत सुख सुविधा के सारे सामान थे। फिर भी दंपति बड़े दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वैद्य हकीम पूजा पाठ सारे उपाय करके देख लिए, फिर भी साहूकार और उसकी पत्नी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। साहूकार तो अब मान चुका था कि उसे अब जीवन भर अकेले ही बिना संतान के जीवन काटना पड़ेगा, परंतु साहूकार की जो पत्नी थी उसका दिल नहीं मानता था। वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगी रहती थी। उसे लगता था ईश्वर उसकी विनती एक दिन जरूर सुनेंगे और उसकी सूनी गोद भर देंगे। साहूकार हमेशा अपनी पत्नी से कहता, अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कितनी बार ईश्वर से मांगोगी, ईश्वर की मर्जी है ही नहीं तो वह हमें संतान सुख कहाँ से देंगे। परंतु साहूकार की पत्नी एक न सुनती। वह रोज साहूकार के काम पर जाने के बाद घर में अकेली पूजा पाठ में लगी रहती और ईश्वर से अपनी सूनी गोद भरने की विनती करती रहती। जो समय बचता था उसमें वह अपने घर में आने वाले पक्षियों को दाना डालती थी और दाना चुगते हुए पंछियों को दिन भर निहारती रहती थी। एक बार एक मैना पंछी का जोड़ा साहूकार की छत पर आया और घोंसला बनाकर वहीं रहने लगा। घोंसले में मैना पंछी का एक अंडा था। मैना पंछी का जोड़ा रोज सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाता और शाम होने पर वापस अपने घोंसले में आ जाता था। साहूकार की पत्नी यह रोज देखती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैना पंछी का जोड़ा शाम को लौटकर घोंसले में नहीं आया। यह देखकर साहूकार की पत्नी बड़ी परेशान हो गई। उसने कई दिनों तक मैना पंछी के घोंसले में वापस आने की राह देखी, परंतु मैना पंछी का जोड़ा फिर कभी घोंसले में वापस नहीं आया। तब साहूकार की पत्नी उस अंडे की निगरानी करने लगी। वह दिन भर बैठकर अंडे को निहारती रहती, जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसका ही हो। मैना का वह अंडा बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, हर रोज दुगना हो जाता। यह देखकर साहूकार की पत्नी को डर लगने लगा था। फिर एक दिन साहूकार की पत्नी ने देखा कि अंडा तरबूज इतना बड़ा हो गया। यह देखकर साहूकार की पत्नी डरकर घर में भागी और साहूकार को बुलाने चली गई। जब साहूकार और साहूकार की पत्नी दोनों अंडे के पास पहुँचे तो अंडा लुढ़क कर साहूकार की पत्नी के पैरों के पास आ गया। साहूकार ने डरते डरते जैसे ही उस अंडे को हाथ लगाया, वह अंडा फट गया और उसमें से एक बड़ी ही सुंदर छोटी सी प्यारी सी लड़की निकली। साहूकार की पत्नी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हो गई और तुरंत उसको अपने सीने से लगा लिया। चूँकि वह लड़की मैना की बेटी थी, इसलिए साहूकार और साहूकार की पत्नी ने उस लड़की का नाम मैनावती रखा और अपनी बेटी बनाकर उसको पालने लगे। दोनों पति पत्नी ने मैनावती का लालन पालन बहुत अच्छे से किया। मैनावती को देखकर वे फूले नहीं समाते थे। समय बड़ी खुशीपूर्वक बीत रहा था और अब मैनावती बड़ी हो गई थी। मैनावती बड़ी ही सर्वगुण संपन्न और बहुत ही सुंदर थी। वह इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देखता बस देखता ही रह जाता। एक बार की बात है, मैनावती अपनी सखियों के साथ मेला देखने गई थी। संयोग बस उस राज्य का राजा भी उस मेले में आया हुआ था। राजा की नज़र जैसे ही मैनावती पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि पता करो यह सुंदरी कौन है और इसके माता पिता कौन हैं।
तब सेनापति फौरन उस लड़की के बारे में सारी जानकारी जुटाकर राजा को बताया। तब अगले दिन राजा ने साहूकार के पास उसकी बेटी मैनावती से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। साहूकार अपनी बेटी मैनावती का विवाह राजा से कराने का तुरंत तैयार हो गया। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और कहा, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी मैनावती के तो भाग्य खुल गए। राजा साहब हमारी बेटी मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर साहूकार की पत्नी खुशी से झूमने लगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और बड़ी खुशी से मैनावती का विवाह राजा से करा दिए। राजा के पहले से एक रानी थी और अब मैनावती राजा की दूसरी रानी बनकर महल में आ गई। महल में आते ही मैनावती का खूब जोरों शोरों से स्वागत हुआ। पूरे महल में मैनावती की सुंदरता की चर्चा होने लगी। महल में हर तरफ यही चर्चा होती कि छोटी रानी बड़ी सुंदर है। यह सुनकर बड़ी रानी मैनावती से जल भुन गई। अब तो राजा हमेशा मैनावती के आगे पीछे ही घूमता रहता था। कोई भी काम हो तो हमेशा मैनावती की ही सलाह लेता था। यह सब देखकर बड़ी रानी छोटी रानी मैनावती से और भी ज़्यादा ईर्ष्या करने लगी और अब मैनावती को महल से हमेशा के लिए भगा देना चाहती थी। यही सोचकर एक दिन बड़ी रानी मैनावती के पास जाती है और कहती है, मैना सुंदरी, तुम तो हमारी तरह इंसान के पेट से नहीं आई हो। तुम तो किसी जादू की तरह अंडे से बाहर आई हो। तो तुम्हारी जान किसमें है? मैनावती ने कहा, बहन, जैसे सभी इंसानों की जान उसके हृदय में होती है, उसी तरह से मेरी भी जान मेरे हृदय में ही है। तब बड़ी रानी ने कहा, देखो मैना सुंदरी, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ। मुझे यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किसमें है। देखो मैना सुंदरी, तुम अब रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी जान किसमें है, ताकि तुम्हारी जान को खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूँ। मैना सुंदरी बड़ी भोली थी। वह बड़ी रानी की चाल को नहीं समझ पाई और बड़ी रानी को सारी बातें बता दी। मैना सुंदरी ने बड़ी रानी को बताया कि मेरे मायके में आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है और उस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में मोतियों की चमकती हुई एक माला है और उसी माला में मेरी जान है। सारी बातें जानकर बड़ी रानी ने मैनावती से कहा, मैना सुंदरी, फिर तो तुम्हारी जान बड़ी सुरक्षित जगह पर है, परंतु सावधान रहना, हम रानियों के तो अनेक दुश्मन होते हैं। हमेशा जान का खतरा बना रहता है। यह कहकर बड़ी रानी वहाँ से चली गई और मैनावती चुपचाप बैठी रही। बड़ी रानी की बातों को छोटी रानी सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर राजा आ गए और मैनावती से कहे, किन ख्यालों में खोई हो मैना सुंदरी, जरा मुझे भी तो बताओ। तब मैनावती ने राजा से कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जलाना नहीं। राजा ने तुरंत कहा, यह कैसी बातें कर रही हो मैना सुंदरी। तब मैनावती ने राजा से कहा, राजा साहब, मरना तो एक दिन सबको है, परंतु आज मैं अपनी सारी बातें आपको बताना चाहती हूँ। तब मैनावती ने कहा, महाराज, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और हाँ राजा साहब, महल के अंदर एक बगीचा भी बनवा देना और ढेर सारे खाने के लिए अनाज और ज़रूरत के सामान भी रखवा देना। तब राजा ने मैनावती से कहा, बस अब शांत हो जाओ मैना सुंदरी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नहीं मार सकता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। यह कहकर राजा ने मैनावती को गले से लगा लिया। तब राजा ने देखा कि मैनावती को तेज बुखार है। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया
और रानी मैनावती का उपचार करने को कहा। राजवैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां मैनावती को घोलकर पिलाई और फिर राजा के पास जाकर कहा, महाराज, खुशखबरी है, रानी मैनावती माँ बनने वाली है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और अपने गले में पड़ी सोने की माला को उतार कर राजवैद्य को दे दिया। पूरे राज में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की यह पहली संतान थी, क्योंकि राजा की पहली रानी को अभी बच्चा नहीं हुआ था। राजा बहुत खुश था और अब वह मैना सुंदरी को और ज़्यादा प्यार करने लगा। यह देखकर बड़ी रानी और भी जल भुन गई। अब वह मैनावती को जल्दी से जल्दी राजमहल से हटवाना चाहती थी। तब बड़ी रानी ने अपनी नौकरानी से कहा, तुरंत गोताखोरों को बुलाओ। नौकरानी गोताखोरों को बड़ी रानी के पास ले आई। तब बड़ी रानी ने गोताखोरों से कहा कि तुरंत तुम मैना सुंदरी के मायके जाओ और जब उसके माता पिता घर में नहीं हो तब तुम मौका पाकर उसके घर में घुस जाना। घर के आंगन में एक कुआं है और उस कुएं में लकड़ी का एक बक्सा है और उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया को निकालकर मेरे पास लेते आना। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी और ध्यान रहे, यह सारे काम तुम किसी से बताना नहीं तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। रानी का आदेश पाकर गोताखोर तुरंत मैना सुंदरी के मैके चले गए और मौका पाकर जल्दी ही गोताखोरों ने घर के आंगन के कुएं से लकड़ी का बक्सा निकालकर उसमें पड़ी छोटी सी डिबिया को निकाल लिया। डिबिया के बक्से से निकलते ही मैना सुंदरी की तबीयत खराब हो गई। गोताखोरों ने वह डिबिया महल आकर बड़ी रानी को दे दिया। इधर मैना सुंदरी की तबीयत और बिगड़ गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। बड़ी रानी अब उस डिबिया में से मोतियों की माला निकालकर अपने गले में पहनकर जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि अब मैना सुंदरी की जान उसके हाथों में थी। बड़ी रानी की माला पहनते ही मैनावती मूर्छित अवस्था में चली गई। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने मैनावती को देखकर राजा से कहा, महाराज, अब हमारी रानी इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनते ही राजा फूट फूट कर रोने लगा। महल में मातम सा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री राजा के पास आया और बोला, राजा साहब, अब छोटी रानी मैनावती के अंतिम संस्कार का समय आ गया है और अब छोटी रानी मैनावती के शरीर को जलाने के लिए ले जाना होगा। तब राजा ने मंत्री से कहा, नहीं, हम मैना सुंदरी के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और उसके आंगन में रानी मैनावती को सिंहासन सहित रखवा दो और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दो ताकि उसमें कोई प्रवेश ना कर सके। साथ ही महल में ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधा की सारी चीज़ें रखवा दो। यही हमारी मैना सुंदरी की अंतिम इच्छा थी। मंत्री राजा की यह बातें सुनकर हैरान था, परंतु राजा के आदेशों का उसे पालन करना पड़ा। नगर के बाहर मैना सुंदरी का बड़ा सा महल बनवाया गया और उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया। उस महल के आंगन में मैना सुंदरी को सिंहासन सहित बिठा दिया गया। साथ ही ढेर सारा खाने पीने को, अनाज और सुख सुविधाओं की चीज़ों को महल में रख दिया गया। मैना सुंदरी की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत खुश हो गई। राजा मैना सुंदरी की मृत्यु से बहुत दुखी था। उसका किसी भी काम में जी नहीं लग रहा था। वह हमेशा मैना सुंदरी की यादों में खोया रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि मैना सुंदरी ने आखिर अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने से क्यों मना करवा दिया। क्या फिर से वह जीवित होकर लौट आएगी? परंतु राजा फिर अपने दिल को समझा लेता है कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। राजा मैना सुंदरी की याद में मैना सुंदरी के महल के चारों ओर रोज चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा ने उस महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। राजा हैरान था कि महल के अंदर बच्चा कहाँ से आ गया। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर घुस गया। तब राजा ने देखा कि मैनावती के मृत शरीर आंगन में सिंहासन पर पड़ा है और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया,
बच्चा चुप हो गया और थोड़ी देर राजा की गोद में खेलने के बाद वह बच्चा सो गया। तब राजा ने उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुला दिया और महल से निकल गया। अगले दिन राजा बच्चे को देखने के लिए फिर से मैनावती के महल में घुस गया। राजा ने देखा कि बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। वह बच्चा राजा की गोद में थोड़ी देर खेलने के बाद उन्हीं की गोद में सो गया। राजा फिर उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गए। ऐसा ही राजा अब रोज उस बच्चे से मिलने के लिए मैनावती के महल में जाने लगा और ढेर सारे खिलौने और खाने पीने का सामान बच्चे के लिए ले जाता। थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलने के बाद उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुलाकर महल में वापस आ जाता। धीरे धीरे समय इसी तरह से बीतता गया और अब बच्चा बोलने लगा। वह अब बड़ा हो गया और सारी बातें समझने लगा। एक दिन राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? तब उस बच्चे ने मैनावती की ओर इशारा करते हुए कहा, यही मेरी माँ है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया। वह समझ चुका था कि यह बच्चा मैना सुंदरी का है। तब राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? तब उस बच्चे ने राजा से कहा, मेरी माँ। तब राजा ने आश्चर्यचकित होकर मैनावती की ओर देखा कि मैनावती तो बिल्कुल हिल भी नहीं रही है, सिंहासन पर पड़ी हुई है। राजा ने फिर से बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कब जागती है? बच्चे ने कहा, मेरी माँ रोज रात में जागती है और मुझे ढेर सारा प्यार करती है, खाना खिलाती है और सुबह होते ही मेरी माँ फिर से सो जाती है। राजा ने बच्चे से कहा, बेटा आज रात में जब तुम्हारी माँ जागेगी तब तुम उससे एक प्रश्न पूछना कि माँ तुम दिन भर सोती हो और रात ही में क्यों जागती हो? तब बच्चे ने राजा से कहा, ठीक है, आज रात में जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि वह रात में क्यों जागती है और फिर दिन में क्यों सोती है। यह कहकर बच्चा खेलते खेलते राजा के ही गोद में सो गया। राजा उस बच्चे को फिर से मैना सुंदरी के बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। मैना सुंदरी जब रात में जागी और अपने बच्चे को खाना खिलाने लगी तब बच्चा मैना सुंदरी से कहता है, माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। तब मैना सुंदरी उस बच्चे से कहती है, बेटा आजकल तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। बच्चा कहता है, माँ मैं खाना खा चुका हूँ। मैना सुंदरी हैरान होकर बेटे से पूछती है, बेटा तुम्हें किसने खाना खिलाया? तब वह बच्चा मैना सुंदरी से कहता है, माँ रोज़ दिन में राजा साहब आते हैं, देखो यह सारे खिलौने राजा साहब ही लाए हैं। वे मेरे साथ खूब खेलते हैं और मुझे गोद में लेकर ढेर सारा प्यार करते हैं। फिर मैं उन्हीं की गोद में सो जाता हूँ। फिर वह बच्चा मैना सुंदरी से कहता है, माँ राजा साहब एक सवाल पूछ रहे थे कि अपनी माँ से पूछना कि तुम्हारी माँ रोज़ दिन में सोती है और रात में क्यों जागती है। तब मैना सुंदरी यह समझ गई कि राजा साहब अब सारा राज जानना चाहते हैं और उसने सोचा कि राजा को सारी सच्चाई बताने का यही सही समय है। तब मैना सुंदरी उस बच्चे से कहती है, बेटा अब की बार दिन में जब राजा साहब आएंगे तब उनसे कहना कि बड़ी रानी के गले में जो चमकती हुई मोतियों की माला है उसी में मेरी माँ मैनावती के प्राण बसते हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को अपने गले में पहनी रहती है, इसीलिए माँ का शरीर मृत हो जाता है और जब रात को बड़ी रानी उस माला को निकाल देती है तब मेरी माँ जाग जाती है। बच्चे ने मैनावती से कहा, ठीक है माँ, राजा साहब अब की बार जब आएंगे तो मैं सारी बातें बता दूंगा। अगले दिन जब राजा उस बच्चे से मिलने आते हैं तब वह बच्चा अपनी माँ की सारी सच्चाई राजा को बता देता है। राजा समझ गए कि बड़ी रानी मैना सुंदरी से कितनी ईर्ष्या रखती थी और जिस कारण वह मैना सुंदरी को मार डालना चाहती थी, और आज मैना सुंदरी की यह दशा केवल बड़ी रानी के कारण है। और राजा ने अब सोच लिया था
कि वह बड़ी रानी को उसके इस अपराध की सज़ा जरूर देगा, परंतु इससे पहले बड़ी रानी से वह माला लेना अत्यंत आवश्यक था। और अब राजा बड़ी रानी से माला लेने की योजना बनाने लगे। और एक दिन राजा बड़ी रानी के पास जाकर कहते हैं, महारानी, आपने इतनी भारी मोतियों की माला अपने गले में क्यों पहनी है? इसे उतार दीजिए। तब बड़ी रानी ने राजा से झूठ मूठ का बहाना बनाते हुए कहा, नहीं नहीं राजा साहब, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे अपने गले से नहीं उतार सकती। अब राजा समझ चुका था कि बड़ी रानी से माला वापस लेना इतना आसान नहीं है। फिर राजा बड़ी रानी से माला निकलवाने की दूसरी योजना सोचने लगे। और अगले दिन राजा फिर से बड़ी रानी के पास जाते हैं और रानी से कहते हैं, महारानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है, परंतु उस छोटे से बच्चे की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे मित्र को उस छोटे से बच्चे को पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। रानी साहिबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस छोटे से बच्चे को यहाँ ला सकता हूँ? और क्या आप कुछ दिनों तक उस छोटे से बच्चे का लालन पालन कर पाएंगी? तब बड़ी रानी राजा से कहती है, हाँ हाँ राजा साहब, आप ज़रूर उस बच्चे को मेरे पास ले आइए। हमारी कोई संतान नहीं है। कुछ दिनों तक उस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन राजा जब मैनावती के बच्चे से मिलने जाते हैं तब उसे सारी योजना समझा देते हैं कि जैसे ही बड़ी रानी तुम्हें गोद में उठाए, तुम बड़ी रानी के गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगना और कहना कि मुझे यह माला चाहिए, मुझे यह माला खेलने के लिए चाहिए, और जोर जोर से रोना। तब तक रोना जब तक कि बड़ी रानी वह मोतियों की माला उतार कर तुम्हें ना दे दे। बच्चे ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं समझ चुका हूँ। अब राजा उस बच्चे को अपने साथ महल ले जाते हैं तो महल में सभी लोग उसे खूब प्यार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी भी वहाँ पर आती है और बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। जैसे ही बड़ी रानी की गोद में वह बच्चा जाता है, वह तुरंत उसके गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे इस मोतियों की माला से खेलनी है, मैं इसके साथ खेलूँगा। तब बड़ी रानी कहती है, नहीं बच्चे, यह खेलने की चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे खिलौने लाकर दे देती हूँ। परंतु वह बच्चा उसी माला की जिद पकड़े रहता है कि मुझे वही माला चाहिए और धरती पर लोट लोट कर दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। तभी योजना के अनुसार राजा वहां पर आ जाता है और रानी से कहने लगता है, महारानी, आप यह बच्चों की जैसी हरकत क्यों कर रही हैं? आप इस राज्य की महारानी हैं और एक मामूली सी मोतियों की माला के लिए आप बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। अगर आप नहीं देंगी तो सोचिए, इस बच्चे को कुछ हो जाएगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। अब बड़ी रानी सोच रही थी कि सच में अगर बच्चे को कुछ हो गया तो राज में उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तब रानी ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए यह बच्चे को दे देती हूँ, जब बच्चे का दिल इस हार से भर जाएगा तो मैं ले लूँगी। और बड़ी रानी मोतियों की माला अपने गले से निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा मोतियों की माला हाथ में लेकर आंगन में घूम घूम कर खेलने लगा। थोड़ी देर मोतियों की माला से खेलने के बाद उस बच्चे ने चुपके से उस माला को लाकर राजा को दे दिया। राजा तुरंत उस मोतियों की माला को लेकर मैनावती की महल में आ गया और उस माला को मैनावती के गले में डाल दिया। माला पड़ते ही मैनावती जाग गई और राजा तुरंत मैनावती को अपने गले लगा लेता है। राजा मैनावती से कहता है कि कुछ दिनों तक इसी महल में रहो, समय आने पर मैं तुम्हें राजमहल वापस ले जाऊंगा। फिर राजा उस बच्चे को महल से लाकर मैनावती को दे देते हैं और अपने राजमहल लौट जाते हैं। बड़ी रानी जब राजा साहब को राजमहल आते हुए देखती है तब राजा से कहती है, महाराज, क्या आपने उस छोटे से बच्चे को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो यही खेल रहा था, न जाने कहाँ चला गया। परंतु इतनी देर से आप कहाँ गए थे? तब राजा रानी से कहता है,
रानी साहिबा, हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला होने वाला है और आपकी जान को खतरा है। महारानी, मैं आपको छुपाकर रखने के लिए एक तहखाना तैयार करवाया है और उसमें आपकी सारी सुख सुविधा की चीज़ें रखवा दी है। आप कुछ दिनों तक वहीं छुप कर रहिए। तब बड़ी रानी कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं उसी तहखाने में रहूँगी। राजा बड़ी रानी को तहखाने में ले जाकर बंद कर देते हैं और राजा रानी को सारी सच्चाई बता देते हैं और कहते हैं कि तुमने जो मैना सुंदरी के साथ किया, तुम्हें उसकी सज़ा मिली है। अब जब तक तुम जीवित रहोगी इसी तहखाने में रहोगी। बड़ी रानी बहुत रोई, माफ़ी मांगी, पर राजा उसकी एक न सुनी और वहाँ से चले आए। और उसके बाद राजा मैनावती के महल में जाते हैं और मैना सुंदरी को और उनके बेटे को रथ में बिठाकर गाजे बाजे के साथ राजमहल वापस लाते हैं। यह थी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।